नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने YouTube चैनल में। आज दोस्तों मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। मैं YouTube पे लाइव आऊँगा, एक अनाउंसमेंट करनी है मुझे। वो हम करेंगे कल शाम को 4 बजे, यानी कि 25 मई 2022 शाम को 4 बजे मैं लाइव आऊँगा YouTube पे। कुछ अनाउंसमेंट करनी है मुझे, जो आपकी आगे की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, 25 मई को लाइव 4 बजे मेरे साथ ज्वाइन कीजिए और लर्न कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्शनेबल क्लेम। व्हाट इज़ एन एक्शनेबल क्लेम? क्या एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी है या नहीं है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। मुझे बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है कि सर एक्शनेबल क्लेम हमें कभी समझ ही नहीं आया कि है क्या। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने LIC की पॉलिसी करवाई। अब मुझे पैसा मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली सपोज़ 15 साल के बाद। मैं हर साल, मान लीजिए LIC को 1-1 लाख रुपए दे रहा हूँ। 15 साल तक मैंने 15 लाख रुपए दिए। 15वें साल LIC ने मान लीजिए मुझे 20 लाख रुपए रिटर्न किए। क्या मेरा कोई क्लेम है LIC की तरफ? ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू अलग चीज़ हो गई, सब चीज़ें अलग चीज़ होगी। क्या मेरी कोई वैल्यू LIC के पास है? क्या उसके ऊपर कुछ GST की इम्प्लीकेशंस है या नहीं है? तो आज हम दोस्तों ये पढ़ने वाले हैं। मेरा कोई क्लेम जिसे मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं इन कोर्ट ऑफ लॉ, दैट इज नोन एज एक्शनेबल क्लेम इन सिंपल लैंग्वेज। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। पहली बात तो GST एक्ट में एक्शनेबल क्लेम की क्या डेफिनेशन दी हुई है। बड़ी ही अजीब सी डेफिनेशन है। उन्होंने अपने ऊपर से सब कुछ हटा दिया है भैया। इट हैज़ द सेम मीनिंग एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। उन्होंने कह दिया भैया हमारे से कोई लेना देना नहीं है, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में लिखा हुआ है हम वही मानेंगे एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन। एक्शनेबल क्लेम मीन्स ए क्लेम टू एनी डेट, कोई भी डेट हो, दैट इज एक्शनेबल क्लेम। यार ये तो बैंक वाला भी कवर्ड हो गया। अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, किसी भी तरीके का डेट हो, ये तो सारा डेट कवर्ड हो गया। अब इसके बाद लिखा इन्होंने अदर देन ए डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कि सिक्योर्ड डेट, कोई आपने प्रॉपर्टी देके लोन लिया, दैट इज सिक्योर्ड डेट, उसको कह रहा है हटा दो। हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, कार वगैरह के अगेंस्ट कोई लोन लिया, उसको भी कहता है एक्शनेबल क्लेम से हटा दो। और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द क्लेमेंट। आपके पास अभी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं है, आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, वो भी एक्शनेबल क्लेम से बाहर हो गया। विच द सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइज एज अफोर्डिंग ग्राउंड्स फॉर रिलीफ, जो कोर्ट मानती है कि लॉजिकल है। अब मैं कह दूं आपने मेरे को 50,000 रुपये देने हैं, लेकिन मेरे पास कोई दस्तावेज ही नहीं है प्रूव करने के लिए कि दैट आई हैव एनी राइट टू कलेक्ट 50,000 रुपीज़ फॉर यू। कोई लिखत पढ़त नहीं है, कुछ नहीं है। और मोरल ऑब्जर्वेशन, इसलिए कहा जाता है ना ओरल में किसी से कोई काम मत करो, क्योंकि ओरल की कोई वैल्यू नहीं है, रिटर्न में करो। तो विच द सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइज एज अफोर्डिंग ग्राउंड्स फॉर रिलीफ, मतलब जिसको कोर्ट मानती है कि इसको रिलीफ दी जा सकती है। वेदर सच डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट टू बी एग्जिस्टेंट, एक्रूइंग, कंडीशनल और कंटीजेंट। मतलब ये एक्रू हो रहा है, एग्जिस्ट करता है, फ्यूचर में एक्रू होगा, कंडीशनल है, कोई कंडीशन है, कोई कंटीजेंसी की वजह से है, तो वो सब हटा दिया जाए। मतलब क्लेम टू एनी डेट, सारा डेट आ गया पहले तो, फिर कह दिया मूवेबल प्रॉपर्टी का डेट हटा दो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेट हटा दो, सिक्योर डेट। ठीक है जी। अब दोस्तों आप ये कहेंगे कि सर ये तो बड़ी दिक्कत होगी, इन्होंने तो बैंक का लोन वगैरह सब हटा दिया, क्योंकि बैंक भी तो सिक्योर डेट देता ही है। देखिए अनसिक्योर्ड डेट तो पूरा हो गया। आप एक बात नोट कीजिए, जहां पे भी लिखा हुआ है वो सिक्योर्ड के साथ लिखा हुआ है, सिक्योर्ड, हाइपोथिकेशन और प्लेज। अनसिक्योर्ड वर्ड नहीं है। तो यानी कि एक्शनेबल क्लेम मींस, मैं एक तरीके से ये भी बोल सकता हूं, एक्शनेबल क्लेम मींस ए क्लेम टू एनी अनसिक्योर्ड डेट। चलो भाई, बैंक का अनसिक्योर्ड डेट तो यहां कवर हो गया। अब हम शेड्यूल 3 में पढ़ते हैं। एक लाइन लिखी हुई है दोस्तों वहां पे। शेड्यूल 3 मैंने आपको याद कराया हुआ है। सेक्शन 7 इंक्लूड्स सप्लाई, इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई।
सच ए सेल, ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, प्लस शेड्यूल 1 प्लस शेड्यूल 2 माइनस शेड्यूल 3। अब मैं चलता हूँ जी शेड्यूल 3 में। एक्टिविटीज़ नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नोर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब जो जो इसमें लिखा हुआ है वो ना गुड्स है ना सर्विसेज है। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें अपना पॉइंट नंबर है 6, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। मतलब कि एक्शनेबल क्लेम्स पे कोई जीएसटी नहीं है, यानी कि अनसिक्योर्ड डेट के ऊपर अनसिक्योर्ड कोई भी क्लेम, डेट भी ना बोल के अगर मैं क्लेम बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे को एलआईसी से क्लेम है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। वो इस प्रोविज़न के तहत एक्शनेबल क्लेम में वो आती है डिटेल। अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि सर ये तो ठीक है आपकी बात, लेकिन अब इससे तो दिक्कत हो गई, बैंक का क्या करें? अनसिक्योर्ड तो चलो बैंक का भी कवर हो गया, सिक्योर्ड कैसे बैंक का कवर होएगा? तो दोस्तों मैं गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन आपको दिखाना चाहता हूँ। मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देखिए सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब गुड्स की डेफिनेशन है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी, मतलब मनी के अलावा, यानी कि मनी इज नॉट गुड्स, ठीक है जी। अब आ जाते हैं सर्विस की डेफिनेशन के ऊपर। सर्विस की डेफिनेशन में भी यही है, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी, मतलब कि मनी इज ऑल्सो नॉट सर्विसेज। तो गुड्स भी मनी को हटाता है और सर्विसेज भी मनी को हटाता है। अब मनी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मनी मीन्स द इंडियन लीगल टेंडर रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया when एक मिनट, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट recognized by the Reserve Bank of India when used as a consideration to settle an obligation or exchange but shall not include any currency। तो दोस्तों मनी ही है जो देखिए बेसिकली जो बैंक हमें लोन देता है दैट इज विद एग्रीमेंट, उसके अंदर इंटरेस्ट बैंक हमसे चार्ज करता है जितने पीरियड के लिए हमने बैंक से लोन लिया होगा, ठीक है ना। तो वो मनी में काउंट करते हैं हम, ठीक है। इसलिए हम बैंक्स के लोन्स को ट्रीट नहीं करते एक्शनेबल क्लेम में, हम इनको टोटली एग्जाम्प्ट में लेके जाते हैं, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो, चाहे वो कवर हो रहा है एक्शनेबल क्लेम में, दैट इज इमैटेरियल। बट हम लोग उसको मनी ट्रीट करते हैं कि बैंक ने आपको पैसा दिया अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगेंस्ट योर क्रेडिट स्कोर, अगेंस्ट योर फाइनेंशियल्स। तो बैंक आपसे वो पैसा लेने का तो हकदार है ही है, वो इंटरेस्ट और लेने का हकदार है। अब यहाँ पे एक बच्चा छोटा सा खड़ा हुआ कि सर इंटरेस्ट पे जीएसटी है, फिर मैंने कहा बेटे नहीं, इंटरेस्ट पे भी जीएसटी नहीं है। क्यों नहीं है? मेगा एग्जम्पशन। मेगा एग्जम्पशन क्या कहती है जी? आइए देखते हैं। मेगा एग्जम्पशन पे आ जाते हैं जी। इंटरेस्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस। देखो दोस्तों लोन्स एंड एडवांसेस भी है इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। मतलब कि अगर इंटरेस्ट या डिस्काउंट के तहत आपने लोन दिए हैं, अदर देन इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। अगर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के अंदर दोस्तों इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आपने बैंक से लोन लिया है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, उसके ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं होगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर कोई पेनल्टी लग रही है उस पर जीएसटी पाएगा दोस्तों, बैंक चार्ज लग रहा है उस पर जीएसटी पाएगा, प्रोसेसिंग फीस लग रही है उस पर जीएसटी पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो भाई सर अब ये बात तो समझ में आ गई। एक्शनेबल क्लेम जीएसटी तो बताता नहीं, वो कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चले जाओ, वो कहता है क्लेम्स टू एनी डेट एक्सक्लूडिंग अनसिक्योर्ड डेट। एक तरीके से आप ये मान के चलिए नेटशल ये है अनसिक्योर्ड डेट, वो डेट जो बैंक वाला नहीं है, क्योंकि बैंक वाला तो ऑलरेडी एग्जाम्प्ट है, बैंक वाले की हमें टेंशन नहीं है। लेकिन मैंने जो एलआईसी से लेना है दैट इज माय एक्शनेबल क्लेम। आइए देखते हैं अब। इट मीन्स दैट क्लेम ऑफ सिक्योर्ड डेट इज नॉट एक्शनेबल क्लेम, ठीक है दोस्तों। बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी से राइट और एक्सपेक्टेंसी इन मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्तों, राइट है मेरे पास उस मूवेबल प्रॉपर्टी का। तो क्लेम फॉर एरियर ऑफ मेंटेनेंस बाय सोसाइटी
अब एक बात बताइए, मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, सोसाइटी वाले मुझसे कुछ चार्ज करते हैं मेंटेनेंस में, उनकी मेंटेनेंस नहीं दे रहा, वो मेरे को लीगल केस किस बिना पे करेंगे? वो एक्शनेबल क्लेम के बेसिस पे करेंगे। क्लेम फॉर एरियर ऑफ रेंट, मैंने रेंट देना था लैंडलॉर्ड का, इट इज़ अनसिक्योर्ड, इट इज़ नॉट सिक्योर्ड। मैंने कोई प्रॉपर्टी थोड़ी दी है, या लैंडलॉर्ड ने थोड़ी ना मेरे को, लैंडलॉर्ड ने अपनी मुझे प्रॉपर्टी दी है फॉर यूज़, ठीक है। दैट इज़ माई एक्शनेबल क्लेम एज अ लैंडलॉर्ड। अगर मेरा टेनेंट मुझे पैसे नहीं दे रहा है तो आई कैन चैलेंज इट इन कोर्ट कि भैया मेरा रेंट नहीं दे रहा है। क्लेम फॉर अमाउंट ड्यू अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी, मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी से कुछ पैसा लेना है, दैट इज ऑल्सो एक्शनेबल क्लेम। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको एक्शनेबल क्लेम का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और मैं आप सबका कल इंतज़ार कर रहा हूँ 4 बजे, शाम को 4 बजे ऑन यूट्यूब लाइव। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप मेरे साथ बने रहेंगे और कल 4 बजे हम लाइव मिल रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।